इजरायल के खूंखार यहूदा बटालियन पर हमास का कहर। बारूदी जाल में फंसी इजरायली सेना, 5 की मौत, 10 से ज्यादा बुरी तरह घायल। गाजा ने फिर दिखाई ताकत। इस बीच लंबे समय बाद गाजा से यहूदी बस्तियों पर रॉकेट अटैक। जानेंगे क्यों है ये महत्वपूर्ण, इजरायल के लिए क्या है संदेश, और साथ में आपको बताएंगे क्या ईरान पर फिर से हमला करेगा अमेरिका। ट्रंप का ताज़ा बयान क्या है। इसी के साथ नेतन्याहू ने ट्रंप को लेकर कर दी ऐसी मांग, आपको भी हंसी आ जाएगी। और इसी के साथ अमेरिका ने हटाया HTS को आतंकी संगठन की लिस्ट से। सीरिया में बड़े बदलाव के संकेत। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फिलिस्तीनी प्रतिरोध बलों ने उत्तरी गाजा के बेत हनून इलाके में इजरायली सेना पर एक बड़ा हमला किया है, जिसमें कम से कम 5 सैनिक मारे गए और 10 से ज्यादा घायल हुए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक इस हमले के बाद एक सैनिक अब भी लापता है। इस खबर की जानकारी खुद इजरायल के अखबार टाइम्स ऑफ इजरायल ने भी दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, 5 सैनिक मारे गए हैं और 14 घायल हुए हैं। यह हमला तब हुआ जब फिलिस्तीनी लड़ाकों ने एक बख्तरबंद गाड़ी को बारूदी सुरंग से उड़ा दिया, जिसमें इजरायली सैनिक सवार थे। इसके बाद उन्होंने एक गोला बारूद ले जा रहे रोबोट को भी टारगेट किया, जो मौके पर तैनात था। यही नहीं, जब इजरायली रेस्क्यू फोर्स वहां पहुंची तो उन्हें भी निशाना बनाया गया, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा गया। अश्कलोन शहर के कई निवासियों ने धमाके की तेज आवाज सुनी। इजरायली रिपोर्ट्स के मुताबिक घायलों में एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल है। दोस्तों, मारे गए सैनिक येहलूम यूनिट से थे। ये यूनिट गाजा में फिलिस्तीनियों के घरों को उड़ाने और बारूदी सुरंगें लगाने का काम करती है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये वही यूनिट है जो लगातार गाजा के अंदर हिंसक कार्रवाई कर रही थी। हमले का निशाना बने इजरायली सेना की नेटजा यहूदा बटालियन थे, जो हरेदी यानी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों से बनी एक विशेष यूनिट है। दोस्तों, सोमवार को इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण घटना घटी है। दरअसल लंबे समय बाद गाजा पट्टी से यहूदी बस्तियों की तरफ रॉकेट दागे गए हैं। इजरायल के मीडिया ने बताया कि गाजा बॉर्डर के पास निरीम इलाके में एक मिसाइल गिरी, और ये वही जगह है जहां 7 अक्टूबर के हमले के बाद टूटे हुए घरों को फिर से बनाया जा रहा था। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब कतर की राजधानी दोहा में इजरायल और फिलिस्तीनी गुटों के बीच बातचीत चल रही है, जिसमें एक नया युद्ध विराम और कैदियों के अदला बदले पर बात हो रही है। मिलिट्री एक्सपर्ट कर्नल हातिम करीम अल फलाही का कहना है कि ये रॉकेट हमले भले ही बहुत भारी ना लगे, लेकिन इनका मकसद सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश है। मतलब साफ है, जब तक गाजा के लोग महफूज नहीं होंगे तब तक गाजा से सटे यहूदी बस्तियों के लोग भी सुकून में नहीं रह सकते। हाल ही में इजरायल सरकार ने इन बस्तियों को दोबारा खोल दिया है, लेकिन इन रॉकेट हमलों के जरिए ये बताने की कोशिश हो रही है कि जब तक जमीन पर कोई पक्का समझौता नहीं होता तब तक वहां रहना खतरे से खाली नहीं है। पिछले हफ्ते इस्लामी जिहाद के मिलिट्री विंग सराया अल कुदस ने इन लोगों को चेतावनी दी थी कि तुम्हारी सरकार तुम्हें खतरे में डाल रही है, और जब तक गाजा की जंग खत्म नहीं होगी तुम्हारी वापसी भी महफूज नहीं है। दोस्तों, ये हमले इजरायली दावे के खिलाफ भी एक जवाब है। इजरायल कहता है कि उसने गाजा में सैन्य जीत हासिल कर ली है और अब बॉर्डर की बस्तियों में लोग सुरक्षित वापस आ सकते हैं। अब बात करें गाजा से सटे यहूदी बस्तियों की, तो यहाँ करीब 50 यहूदी बस्तियां हैं जो गाजा और वेस्ट बैंक के बीच 40 किलोमीटर तक फैली हुई है। पिछले कुछ हफ्तों में फिलिस्तीनी प्रतिरोध की कार्रवाई में तेजी आई है। दर्जनों इजरायली सैनिक और अधिकारी मारे गए या घायल हुए हैं। जून 2025 इजरायली सेना के लिए अब तक का सबसे ज्यादा जानलेवा महीना रहा है, जहां 20 से ज्यादा सैनिक और अधिकारी मारे गए और सैकड़ों की तादाद में घायल हुए हैं। यह आंकड़े खुद इजरायली मीडिया ने स्वीकार किए हैं। हालांकि असल आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इजरायल अक्सर सैन्य नुकसान के मामले में सेंसरशिप लगा देते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर अब कोई नया हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने यह बात इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए रखी गई एक डिनर पार्टी के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कही। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान के साथ जंग अब खत्म हो चुकी है और ईरान की लीडरशिप शांति के लिए बातचीत करना चाहती है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच जल्दी ही एक मीटिंग होने वाली है।
ट्रंप ने कहा, मैं ये सोच भी नहीं सकता कि ईरान के खिलाफ फिर से हमला किया जाए, क्योंकि वो लोग अब समाधान चाहते हैं। उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि जल्द ही ईरान पर लगे सख्त अमेरिकी प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। साथ ही ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिका ने सीरिया से भी अपने प्रतिबंध हटा लिए हैं ताकि दमिश्क फिर से तरक्की की राह पर चल सके, और उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान भी ऐसा ही कोई कदम उठाएगा। वहीं अमेरिका के मध्य पूर्व मामलों के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने भी कहा है कि ईरान के साथ बातचीत बहुत जल्द हो सकती है और मुमकिन है अगले हफ्ते ही ये मीटिंग होगी। इस डिनर पार्टी में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल की ताकत ने मिलकर दो खतरों को खत्म किया। एक था ईरान का परमाणु हथियार कार्यक्रम और दूसरा था बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। इसी बीच दोस्तों, एक हैरान करने वाली घटनाक्रम सामने आई है। दरअसल मामला यह है कि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। मतलब इस मास्टर ऑफ मलबा का कहना है कि ट्रंप को शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि ट्रंप जो काम कर रहा है वो दुनिया में शांति के लिए है। हैरानी की बात यह है कि जिस मास्टर ऑफ मलबा यानी नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है, उसी के लीडरशिप में गाजा को तबाह किया गया। पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाई गई। दोस्तों, 13 जून को इजरायल ने अमेरिका के समर्थन से ईरान पर हमला किया था, जो पूरे 12 दिन तक चला। इजरायल और ईरान का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन ईरान हमेशा कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और इसका मकसद सिर्फ बिजली पैदा करना और रिसर्च करना है। गौरतलब है कि इजरायल ही इस पूरे क्षेत्र में इकलौता देश है जिसके पास परमाणु हथियारों का जखीरा है, लेकिन उस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय निगरानी नहीं होती। इसके अलावा इजरायल पिछले कई दशकों से फिलिस्तीन, सीरिया और लेबनान के इलाकों पर कब्जा किए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अल नुसरा फ्रंट यानी हयात तहरीर अल शाम HTS को विदेशी आतंकवादी संगठनों यानी FTO की लिस्ट से हटा दिया है। अनादलु एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला एक गोपनीय फेडरल रजिस्टर नोटिस के जरिए लिया गया है, जिसकी तारीख 23 जून है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस नोटिस में लिखा, अटॉर्नी जनरल और ट्रेजरी सेक्रेटरी से सलाह लेने के बाद मैं हयात तहरीर अल शाम को FTO लिस्ट से हटाने का फैसला करता हूं। यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा जैसे ही यह नोटिस पब्लिश होता है। आपको बता दें कि HTS को 2018 में अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया था, जब इसे अलकायदा से जुड़ी पुरानी शाखा जबहत अल नुसरा का हिस्सा माना गया था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बीते साल 8 दिसंबर को सीरिया की राजधानी दमिश्क पर HTS के नेतृत्व में विपक्षी गुटों ने तेज हमला कर दिया और शहर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद, जो करीब 25 साल से सत्ता में थे, रूस भाग गए। इसके बाद जनवरी में सीरिया में एक नई अंतरिम सरकार बनी, जिसके राष्ट्रपति बने अहमद अल शरा। दोस्तों, मई में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के रियाद में हुए एक इन्वेस्टमेंट फोरम में ऐलान किया कि वो सीरिया में लगे कड़े और क्रूर आर्थिक प्रतिबंध हटा देंगे। इसके ठीक अगले दिन ट्रंप ने सीरियाई राष्ट्रपति अल शरा से एक ऐतिहासिक मुलाकात की। ये 25 साल में पहली बार था जब अमेरिका और सीरिया के नेताओं की आमने सामने बात हुई। इसके बाद ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए, जिससे सीरिया पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को आधिकारिक रूप से ख़त्म कर दिया गया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।